नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को शुरू करने जा रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का यह पहला वीडियो लेक्चर है। आज की इस वीडियो में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पूरा ओवरव्यू देखने वाले हैं, इसका पूरा हिस्ट्री देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कैसे आया, क्या इसका उद्देश्य है, इस अधिनियम के तहत क्या क्या चीज़ें करी जाती हैं, कितने अध्याय हैं, कौन कौन सी धारा हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरा वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि हम आज के टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको फूड इंस्पेक्टर का कंप्लीट पैकेज चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है। प्ले स्टोर में जाइएगा और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दो तरीके से पैकेज मिलेगा। अगर आप कंप्लीट पैकेज खरीदना चाहे फूड इंस्पेक्टर का, तो फूड इंस्पेक्टर का कंप्लीट पैकेज जिसमें आपको पार्ट 1 का सिलेबस, पार्ट 2 का सिलेबस, मतलब A to Z सिलेबस मिलेगा सिर्फ 3,000 रुपये में। और अगर आप सिर्फ पार्ट 2 का सिलेबस खरीदना चाहें जिसमें अधिनियम और कंप्यूटर वगैरह का सब्जेक्ट है, तो आप सिर्फ 1,500 रुपये में पार्ट 2 का सिलेबस परचेज़ कर सकते हैं। और ये जो पैकेज है वो आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। इस पैकेज में आपको डेमो भी मिल जाएगा, जैसे कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। जितने भी वीडियोस हैं उसको आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि एक बार ही देख पाएंगे, 2 बार देख पाएंगे। अनलिमिटेड टाइम्स वीडियो को देख सकते हैं। PDF भी दिया जाएगा वीडियो के साथ साथ, और 24 घंटे आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो या PDF का एक्सेस ऐसा रहेगा कि आप 24 घंटे देख सकते हैं। बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं जो चाहते हैं कि जब वो फ्री रहें तब वो क्लासेस देख पाएँ, तो इसी तरीके से बनाया गया है कि रिकॉर्ड करके एप्लीकेशन में डाल दिया जाता है और जितने टाइम आप चाहे आप क्लासेस देख सकते हैं। वीडियो को आप ऑफलाइन भी देख सकते हैं। अगर आपकी तरफ नेटवर्क का दिक्कत है तो वीडियो को डाउनलोड करके आप ऑफलाइन देख सकते हैं, और चैट का भी सपोर्ट एप्लीकेशन में दिया गया है। इस पैकेज से संबंधित जानकारियां जो है यूट्यूब में डाल दिया गया है कि कैसे इस पैकेज को ख़रीदना है। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी कोई अधिक आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। तो अब तक हमने पार्ट 2 के सिलेबस में आवश्यक वस्तु अधिनियम कवर कर लिया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कवर कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है किस उद्देश्य से लाया गया, इसका विज़न, इसका मिशन क्या है। तो ऑफिशियल वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। विज़न में क्या लिखा गया है? देश के नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ तो समय समय पर बहुत सारी योजनाएं लाई गई खाद्य सुरक्षा से संबंधित, क्योंकि 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारी समस्याएं थी, जिसमें सबसे बड़ा समस्या जो है वो भूखमरी था, कुपोषण था, लोगों को गरीबी की वजह से भी। और उस समय जो है प्रोडक्शन उतना नहीं था इंडिया में खाद्यान्न का, तो खाद्यान्न का प्रोडक्शन उतना सही तरीके से नहीं होने के कारण जो गरीब लोग हैं और बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय लोग जो दूर दराज रहते थे, दूरस्थ इलाकों में रहते थे, जहाँ का मिट्टी उपजाऊ नहीं था, जहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता था, वहाँ पे भूखमरी का प्रॉब्लम आ रहा था। जो खाद्यान्न है उसका प्रॉब्लम आ रहा था और बहुत कीमत जो है ज़्यादा में मिलता था। तो ये जो समस्या है इसको सुनिश्चित करने के लिए, इसका उपाय कैसे निकाला जाए, इसके लिए अलग अलग योजनाएं लाई गई। फिर अंततः जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लाया गया, जिसका जो उद्देश्य, मेन उद्देश्य ऐसा था कि खाद्यान्न का जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना। प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है कि जो खाद्यान्न है, जैसे कि चावल हो गया, गेहूं हो गया, मोटे अनाज हो गया, इसको मिनिमम मूल्य पर, मतलब जो है समर्थन मूल्य पर लोगों को दिया जाए, कम से कम मूल्य पर लोगों को दिया जाए, ताकि ये जो खाद्यान्न की समस्या है वो दूर हो सके। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करना। मिशन क्या क्या था इसका? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब MSP पर खाद्यान्नों की कार्यकुशल खरीद, भंडारण एवं वितरण। मतलब मिनिमम समर्थन मूल्य पर जो है खाद्यान्नों की खरीद करना, उसका भंडारण करना और उसका वितरण करना। खाद्यान्नों के बफर स्टॉक के रख रखाव सहित समुचित नीतिगत साधनों के माध्यम से खाद्यान्नों और चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मतलब केंद्र सरकार जो है एक बफर स्टॉक रखेगा। अचानक ऐसा कोई आपदा आ गया जिसके कारण खाद्यान्न की जो है समस्या आ गई, तो बफर स्टॉक से उन सारी चीज़ों को लोगों के बीच सप्लाई किया जाएगा। तो ये सारे इसके मिशन के अंतर्गत है। ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हम देख लेते हैं। जो पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं आपको बताते जाऊँगा।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विशेष रूप से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को वाजिब मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से तय किया जाता है, राशन कार्ड दिया जाता है अलग अलग वर्गों को, जैसे अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता परिवार, बीपीएल परिवार, ऐसा आपने सुना होगा। तो अलग अलग वर्ग बांटा जाता है, उसके हिसाब से राशन कार्ड दिया जाता है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है उचित मूल्य पर। इसका उद्देश्य क्या है? देश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का कार्यान्वयन है ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियम बनाए गए हैं खाद्यान्न से संबंधित पूरे देश में लागू करना, इसका उद्देश्य है गेहूं, धान, चावल और मोटे अनाज की कार्यकुशल खरीद के माध्यम से मूल्य समर्थन प्रचालन करना। मतलब इन सारी चीज़ों को खाद्यान्न बताकर कम से कम रुपए में लोगों को प्रदान करना। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसके माध्यम से राशन कार्ड के माध्यम से लोगों को खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, इसको मजबूत करना। चीनी उद्योग का विकास, संवर्धन, वेयर हाउसिंग क्षेत्र का विकास करना और सार्वजनिक क्षेत्र प्रणाली में सुधार, ये इसका एक तरह का थीम है, उद्देश्य है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 दिनांक 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया। तो ये जो दिनांक है 10 सितंबर, ये आपको याद रखना है। 10 सितंबर 2013 को इसे अधिसूचित किया गया। उद्देश्य क्या था? एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्य पर, वहनीय मतलब कम से कम मूल्य पर, अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना। मतलब कम से कम मूल्य पर लोगों को गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको टीपीडीएस कहते हैं, के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें कितने आबादी को कवरेज करने का प्रावधान है? ग्रामीण में आप देखेंगे 75% और शहरी में देखेंगे 50%। तो ग्रामीण में 75% आबादी को कवरेज करने का प्रावधान है और शहर में 50% की आबादी को कवरेज करने का प्रावधान है। इस प्रकार लगभग 2/3 आबादी इस अधिनियम से कवर की जाएगी, लगभग 67%। पात्र व्यक्ति चावल, गेहूं, मोटे अनाज क्रमशः 3, 2, 1 रुपये प्रति किलोग्राम में राज्य सहायता मूल्यों पर प्राप्त करने के हकदार है। मतलब चावल 3 रुपये किलो, गेहूं 2 रुपये किलो और मोटे अनाज 1 रुपये किलो प्रति ग्राम के माध्यम से इस अधिनियम से के माध्यम से ये रेट फिक्स किया गया है, जिसके जो भी हकदार होंगे उनको दिया जाएगा इसी मूल्य पर। तो ये कैटेगराइज किया गया है, इसको हम देख लेते हैं। परिवार का प्रकार, मासिक खाद्यान्न प्राप्तता। तो अंत्योदय परिवार का जो मासिक खाद्यान्न प्राप्तता है वो है 35 किलोग्राम प्रति माह और प्राथमिकता परिवार 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह। जैसे एक परिवार में 2 सदस्य है तो 10 किलो प्रति माह मिलेगा, 3 सदस्य है तो 15 किलो प्रति माह। 5 किलो आपको याद रखना है प्रति सदस्य और प्रति माह। जबकि अंत्योदय परिवार में, एक परिवार में आपको याद रखना है अंत्योदय परिवार में 35 किलो प्रति माह। कीमत जो है खाद्यान्न दर वो सेम है, चावल का 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं का 2 रुपये प्रति किलो और मोटे अनाज का 1 रुपये प्रति किलो। तो यहाँ पे ध्यान देने बात ये है कि जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो देश में लाया गया 2013 में लाया गया, भारत में पहली बार ऐसा अधिनियम लाया गया खाद्यान्न से संबंधित। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में जो छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम है राज्य का, वो 2012 में लाया गया। तो जो मतलब यूँ कहें कि पूरे देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा अधिनियम लाया गया। केंद्र से पहले भी ऐसा अधिनियम छत्तीसगढ़ में लाया जा चुका है, तो उसके बारे में हम अलग से आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67% हिस्से को कवर करता है। तो आपको ये याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, कुल आबादी के 67% हिस्से को अभी कवर कर रहा है। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा कि कितने आयु के बच्चों को और महिलाओं में क्या क्राइटेरिया है कि किनको सहायता दिया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद, गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म हो जाने के 6 माह बाद भोजन के अलावा, इनको भोजन तो मिलेगा है, इसके अलावा कम से कम 6,000 रुपये मातृत्व लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। तो राशि आपको ध्यान रखना है 6,000 रुपये। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने का हकदार है। ठीक है, तो ये केंद्र या राज्य शासित विद्यालयों के माध्यम से दिया जाता है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आयु सीमा याद रखेंगे 14 वर्ष तक के बच्चों को। हकदारी के खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे। अगर भोजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो उनको खाद्य सुरक्षा भत्ता, मतलब डायरेक्ट पैसे दे जाकर भी उनका जो है हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर भोजन की आपूर्ति नहीं होती तो लाभार्थी को सुरक्षा भत्ता दिया जाएगा इस अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम में जिला और राज्य स्तरों पर शिकायत निपटान तंत्र के गठन का भी प्रावधान है। प्रत्येक जिला और प्रत्येक राज्य स्तर पर अगर इस अधिनियम से संबंधित काम सही तरीके से नहीं हो रहा है तो शिकायत तंत्र गठन करने का प्रावधान किया गया है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में लाभार्थियों की क्या संख्या ये हम देखते हैं। अब तक अधिनियम सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है और 81.34 करोड़ व्यक्तियों के लक्षित कवरेज में से 80.72 करोड़ व्यक्ति कवर किए जा रहे हैं। तो ये डेटा आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट से ये डेटा निकाला गया है। अब कुछ सिफारिशें भी हैं, नीति आयोग ने कुछ सिफारिशें दी हैं, इसके आधार पे कुछ फैक्ट हो सकता है एग्जाम में पूछे जाएं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। नीति आयोग ने एक चर्चा पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण एवं शहरी कवरेज को क्रमशः 60% और 40% तक कम करने की सिफारिश की है। देखिए ग्रामीण में अभी कितना है, 75% कवरेज मिल रहा है और शहरी में 50% कवरेज मिल रहा है। तो इसको कम करके 60 और इसको कम करके 40% करने की सिफारिश नीति आयोग के द्वारा दिया गया है। शांता कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने कवरेज अनुपात को जनसंख्या के 67% से घटाकर 40% तक करने की सिफारिश की थी। इससे पहले भी ऐसी सिफारिश की गई थी। जो अभी कवरेज मिल रहा है 67% ओवरऑल जनसंख्या का, उसको 40% करने का सिफारिश किया गया था। क्यों? समिति के मुताबिक जनसंख्या का 67% कवरेज काफ़ी ज़्यादा है और इसे लगभग 40% तक सीमित किया जाना चाहिए, ऐसा सिफारिश दिया गया था ताकि बीपीएल परिवारों को आसानी से कवर दिया जा सके। तो ये कुछ सिफारिशें थी जिसको चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला है केंद्रीय निर्गत मूल्य CIP। ये क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अधिनियम को कंटिन्यू करेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रियायती दरों पर लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय निर्गत मूल्य के तहत केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर अनाज खरीदती है और इसे केंद्रीय निर्गत मूल्य पर राज्यों को बेच देती है। पहले सरकार जो है किसान से खरीदती है, उसके बाद किस मूल्य पर बेचती है? केंद्रीय निर्गत मूल्य पर राज्यों को बेच देती है। केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर केंद्रीय निर्गत मूल्य का निर्धारण किया जाता है, मतलब राज्यों को कौन से मूल्य पर बेचेंगे ये केंद्र तय करता है, किंतु यह न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक नहीं होता, मतलब केंद्र जितने मूल्य में खरीदता है उससे ज़्यादा नहीं होता। चंडीगढ़, पुदुचेरी और दादर व नगर हवेली में अधिनियम नगद अंतरण विधि में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अधीन खाद्य राज्य सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। इससे ये हो जाता है कि वो डायरेक्ट
खुले बाजार से खाद्यान्न खरीद सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा के प्रयोजनार्थ अधिसूचना द्वारा एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। तो इसमें एक ऐसा भी प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अगर आप ऑफिशियल पीडीएफ निकाल के देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जहाँ पे इसका जो उद्देश्य है वो एक शब्द में लिख दिया गया है और यहाँ पे डेट 10 सितंबर 2013 आपको दिखेगा। ये डेट आप याद रख लीजिएगा। भारत गणराज्य के 64वें वर्ष से संसद द्वारा इसे अधिनियमित किया गया है, ऐसा कुछ लिखा गया है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं। इसमें टोटल 13 अध्याय है। ये 13 अध्याय को हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 ये 3 अध्याय डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम 3 अध्याय ख़त्म करने वाले हैं। तो टोटल आपको याद रखना है कि 13 अध्याय और 45 धाराएं हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में। अध्याय 1 का जो नाम है वो है प्रारंभिक। धारा 1 से लेकर धारा 2 तक को अध्याय 1 में रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के नाम इस तरह से लिखे गए हैं और प्रत्येक अध्याय में कौन कौन सी धाराओं को शामिल किया गया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जल्दी जल्दी मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद 1, 2, 3 को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अध्याय 2 में है खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध। अध्याय 3 में है खाद्य सुरक्षा भत्ता। अध्याय 4 में पात्र गृहस्थियों की पहचान। अध्याय 5 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार। अध्याय 6 में महिला सशक्तिकरण, ये याद रखिएगा। अध्याय 6 महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कौन से अध्याय में बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है अध्याय 6। शिकायत निवारण तंत्र, ये आया था, ये फूड इंस्पेक्टर का 2017 आई थिंक 2017 या 18 के एग्ज़ाम में आया था। ठीक है, लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने अटैच किया हुआ है उसमें हम देख लेंगे। तो आपको याद रखना है कि शिकायत निवारण तंत्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 7 में इसका जिक्र किया गया है। अध्याय 8 में खाद्य सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार की बाध्यताएं। अध्याय 9 में खाद्य सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की बाध्यताएं। फिर अध्याय 10 में स्थानीय प्राधिकारियों की बाध्यताएं। अध्याय 11 में पारदर्शिता एवं जवाबदेही। अध्याय 12 में खाद्य सुरक्षा अग्रसर करने के लिए उपबंध। और अध्याय 13 में प्रकीर्ण या विविध या मिसलेनियस हम जिसको बोलते हैं। तो एक एक अध्याय का जो नाम है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसका अर्थ समझेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक। धारा 1 से लेकर धारा 2 को अध्याय 1 में रखा गया है। अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक। अध्याय 1 के धारा 1 में क्या जो लिखा गया है वो हम देखते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसका नाम क्या हो गया इस अधिनियम का, और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक होगा, कब ये प्रारंभ होगा, ये सारी बातें अध्याय 1 की धारा 1 में दी गई हैं। तो देखते हैं कि करके धारा 1 की उपधारा 1 में क्या कहे गए हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी धारा में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नाम का विवरण है। तो आपको याद रखना है धारा 1 के उपधारा 1 में इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। याद रखेंगे अध्याय 1 धारा 1 की उपधारा 2 में इसका विस्तार बताया गया है। इसका विस्तार पूरे भारत में है। तीसरा में ये कब प्रारंभ होगा ये दिया गया है। यह जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय तुरंत पवित्र हुआ समझा जाएगा। मतलब जब भी इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा, राष्ट्रपति का जब सिग्नेचर हो जाता है तो कोई भी कानून भारत में लागू हो जाता है, तो जब भी ये चीज़ होगा तुरंत इसको पवित्र माना जाएगा, ऐसा लिखा गया है। तो आप 10 सितंबर का जो डेट है वो याद रखेंगे। फिर धारा 2 में है परिभाषा। परिभाषा जैसे कि हमने इससे पहले भी अधिनियम में पढ़ा था, अधिनियम में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड का प्रॉपर मतलब क्या क्या होना चाहिए वो धारा 2 में लिख दिया जाता है। तो धारा 2 में परिभाषा हम देखेंगे। धारा 2 में अधिनियम में प्रयोग हुए शब्दों की परिभाषा बताई गई है। जैसे कि आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी का मतलब बताया गया है। वैसे लगभग यहाँ पे 25 शब्दों का अर्थ बताया गया है। तो सबसे पहला है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी से धारा 4, धारा 5 की उपधारा 1 के खंड क और धारा 6 के अंतर्गत आने वाली, अब यहाँ पे ध्यान देंगे,
सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन गठित बाल देखरेख और विकास केंद्र अभिप्रेत है। अभिप्रेत मतलब इसका अर्थ, इसका तात्पर्य है, तो आपको याद रखना है आंगनबाड़ी का मतलब बाल देखरेख और विकास केंद्र अभिप्रेत है और केंद्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत आंगनबाड़ी का स्थापना किया जाता है। धारा वगैरह बहुत डिटेल्स अगर पूछ दिया जाए तो शायद ही पूछा जाए, अब इतना कुछ याद करना पॉसिबल भी नहीं होता, लेकिन एक बार पढ़ लेना धारा 4, धारा 5 की उपधारा 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन आंगनबाड़ी का मतलब यहाँ से आप याद रख लेंगे, सेवाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम। बाल विकास सेवा स्कीम आंगनबाड़ी में आप सबको पता ही है कि बच्चे लोग इसमें जाते हैं, तो बाल विकास सेवा स्कीम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और बाल देखरेख और विकास केंद्र से तात्पर्य है, इसका मतलब यही है। फिर अगला है केंद्रीय पुल। केंद्रीय पुल का क्या मतलब होता है ये हम देखते हैं। केंद्रीय पुल से खाद्यान्नों का ऐसा स्टॉक अभिप्रेत है, मतलब खाद्यान्नों का ऐसा स्टॉक जो, अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, इसका मतलब समझते हैं, जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम समर्थन कीमत संक्रियाओं के माध्यम से उपाप्त किया जाता है। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदा जाता है केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वो केंद्रीय मूल्य के खाद्यान्नों का स्टॉक है। ठीक है, खाद्यान्नों का ही स्टॉक है। अब इस स्टॉक कौन कौन से तरीके से ये स्टॉक किया जाएगा, इसका मतलब दिया गया है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से खरीदता है या खरीद के ऐसा कोई स्टॉक बनाता है, तो हम उसको केंद्रीय पुल के अंतर्गत मानते हैं। उसके बाद अगला है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्य कल्याणकारी स्कीमों जिसके अंतर्गत आपदा राहत भी है। जो भी कल्याणकारी स्कीम होते हैं जिसके अंतर्गत आपदा राहत भी शामिल है, और ऐसी अन्य स्कीमों के अधीन आवंटनों के लिए रखा जाता है। पहले तो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा जाता है, उसके बाद आवंटनों के लिए रखा जाता है। तो ये सब केंद्रीय पुल के अंतर्गत आता है। उपखंड 2 में निर्दिष्ट, मतलब इसमें स्पेसिफाइड स्कीमों के लिए आरक्षितों के रूप में रखा जाता है। तो अलग अलग स्कीम के लिए भी इसका आरक्षण किया जाता है कि कौन सी स्कीम के लिए इसको रखा जाएगा। तो 1 और 2 याद रखने लेना, न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्राप्त किया जाना, और इसको कल्याणकारी योजनाओं के लिए जो बांटने के लिए रखे जाते हैं वो सब केंद्रीय पुल से संबंधित खाद्यान्नों का स्टॉक है। फिर अगला है पात्र गृहस्थी। जैसे हम कौन पात्र होगा कौन पात्र नहीं है ऐसा पढ़ते थे, उसको टेक्निकल वर्ड में यहाँ पे लिखा गया है पात्र गृहस्थी। पात्र गृहस्थी से धारा 3 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट का मतलब हो जाता है स्पेसिफाइड या बताया गया। पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी, और पूर्विकता प्राप्त के बारे में भी डिटेल से बताया गया कि वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो भी हम आगे देख लेंगे। पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी और अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थी अभिप्रेत है। पात्र गृहस्थी मतलब पात्र व्यक्ति ही है, इसका मतलब एक तो पहला हो गया अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो पात्र गृहस्थी हैं। और पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी का डेफिनेशन हम आगे देख लेंगे, जहाँ पे आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। और बहुत टफ नहीं है, इसका मतलब यही है कि पात्र कौन होगा उसके बारे में बताया गया है। फिर अगला है उचित दर दुकान। इसका मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। उचित मूल्य की दुकान है ही आपको समझना है, से ऐसी दुकान अभिप्रेत है जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश द्वारा राशन कार्ड धारकों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए अनुज्ञप्ति मतलब लाइसेंस दी गई हो। उचित मूल्य की दुकान का वो मतलब है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारियों को आवश्यक वस्तु वितरण करने के लिए लाइसेंस दी गई हो, तो ये होता है उचित दर की दुकान। फिर अगला है खाद्यान्न। खाद्यान्न का मतलब चावल, गेहूं, मोटे अनाज या उनका कोई संयोजन, मतलब इन तीनों को मिक्स करके भी कोई चीज़ अगर बनाया गया है वो चीज़ होता है खाद्यान्न। याद रखेंगे, चावल, गेहूं या मोटा अनाज या उनका कोई ऐसा संयोजन अभिप्रेत है जो ऐसे क्वालिटी संनियमनों के अनुरूप हो जो केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आदेश द्वारा अवधारित हो। मतलब
केंद्र सरकार ही निर्णय करेगा कि इसकी क्वालिटी क्या होगी, कौन कौन से अनाज खाद्यान्न के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अभी आपको ये 3 याद रखने हैं, चावल, गेहूं और मोटा अनाज, ठीक है। अगला है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा से अध्याय 2 के अधीन विनिर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट का मतलब स्पेसिफाइड ही होता है ना, खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा का पर्याय अभिप्रेत है। खाद्य सुरक्षा का मतलब खाद्यान्न और भोजन, अब कैलकुलेट करेंगे कि कितने पात्र लोग हैं, उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे कि उतने लायक जो खाद्यान्न है उसका भंडारण तो है कि नहीं हमारे पास। तो खाद्यान्न और भोजन की हकदार मात्रा, जो मात्रा क्वांटिटी है, ये होता है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा भत्ता अगला है से धारा 8 के अधीन हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा संदत्त की जाने वाली धनराशि। तो अगर हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न नहीं उपलब्ध हो पाता किसी भी कारणवश, तो राज्य सरकार द्वारा भत्ता दिया जाता है, जिसको खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता कहते हैं। अगला है स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी का मतलब भी बताया गया है। इसमें कौन कौन आते हैं, में पंचायत, नगर पालिका, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, नगर योजना इत्यादि के प्राधिकारी अधिकारीगण आते हैं। और असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्यों में जहां पंचायतें विद्यमान नहीं हैं, ग्राम परिषद या समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, स्वशासन के लिए संविधान से मान्यता प्राप्त हो, तो ऐसे निकाय के जितने भी अधिकारी है वो स्थानीय प्राधिकारी के नाम से जाना जाएगा। स्थानीय क्षेत्र के भीतर नागरिक सेवाओं का नियंत्रण और प्रबंधन करने वालों को भी स्थानीय प्राधिकारी के नाम से जाना जाएगा। फिर अगला है भोजन। भोजन से गर्म पकाया हुआ या पहले से पकाया हुआ और परोसे जाने के पूर्व गर्म किया गया भोजन, एक तो आप पकाओगे या फिर परोसे जाने से पहले वो गर्म होना चाहिए, है ना, तो गर्म खाना को ही भोजन कहा गया है, पका हुआ गर्म खाना। या घर ले जाया जाने वाला ऐसा राशन अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित मतलब निर्धारित किया जाए। अगला है अधिसूचना। अधिसूचना से इस अधिनियम के अधीन जारी की गई और राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना है। इस अधिनियम के लिए कोई भी अगर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तो उसे अधिसूचना कहा गया है। अन्य कल्याणकारी स्कीम मतलब योजना से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त ऐसी सरकारी स्कीमें अभिप्रेत हैं जिनके अधीन स्कीमों के भार रूप खाद्यान्नों और भोजन का प्रदाय किया जाता है। मतलब ऐसी कोई योजना है जिसमें खाद्यान्न का प्रदान, भोजन का प्रदान किया जाता है, उसको इसमें अन्य कल्याणकारी स्कीम कहा गया है। फिर अगला है निःशक्त व्यक्ति। निःशक्त व्यक्ति किसको कहा गया है? निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 का 1 की धारा 2 के खंड न में उस रूप से परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। तो इसका एकदम डिटेल दिया गया है कि कहाँ पे निःशक्त व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। इतना याद आपको नहीं रखना है, चलेगा, ये अधिनियम याद रखने ना 1995। पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी, इसके बारे में हम देखते हैं। धारा 10 के अधीन उस रूप में पहचान की गई गृहस्थी अभिप्रेत है। इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ते हैं। तो इसके बारे में डिटेल जब हम धारा 10 पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया है, वहाँ पे मैं आपको डिटेल बता दूंगा। यहाँ पे फिलहाल ये दिया गया है कि धारा 10 के अधीन पहचान की गई गृहस्थी, पहचान मतलब धारा 10 में पात्र व्यक्तियों के बारे में डिटेल दिया गया है। तो धारा 10 के अंतर्गत जो भी पात्र व्यक्ति हैं उसको पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी कहा गया है, जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अगला है विहित। विहित का मतलब समझते हैं। से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। विहित का मतलब इस अधिनियम से संबंधित कोई भी चीज़ों को करने के का जो वर्ड है विहित का मतलब इस अधिनियम से विधिक, मतलब इस अधिनियम से संबंधित, है ना। फिर अगला है राशन कार्ड। से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुओं के क्रय के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश या प्राधिकार के अधीन जारी किए गए कोई दस्तावेज।
सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज है राशन कार्ड। ग्रामीण क्षेत्र का मतलब देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी नगरीय स्थानीय निकाय या छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी राज्य में का कोई क्षेत्र अभिप्रेत है। तो इसका मतलब तो बहुत सिंपल है। ग्रामीण क्षेत्र का मतलब समझते ही हैं, है ना। या तो कोई निकाय या छावनी, इसको ग्रामीण क्षेत्र कहा गया है। फिर अगला है अनुसूची से इस अधिनियम में उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है। इस अधिनियम में जहाँ पे अनुसूची है उसका सिंपल से मतलब अनुसूची है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगला है वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक से माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2 के खंड ज के अधीन उस रूप में परिभाषित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। तो वरिष्ठ नागरिक में कौन से अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित है, ये यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है। फिर अगला है सामाजिक संपरीक्षा से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसमें जनता की किसी कार्यक्रम या स्कीम की योजना और उनके कार्यान्वयन को सामूहिक रूप से मॉनिटर और उनका मूल्यांकन करती है। संपरीक्षा का मतलब वही होता है मूल्यांकन ही करना। तो इसमें जो भी कार्यान्वयन होता है उसका मॉनिटरिंग किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसको सामाजिक संपरीक्षा कहा जाता है। अगला है राज्य आयोग से धारा 16 के अधीन गठित राज्य खाद्य आयोग अभिप्रेत है। धारा 16 के अधीन जो भी आयोग को गठित किया जाएगा उसको राज्य आयोग कहा जाएगा। फिर अगला है राज्य सरकार। राज्य सरकार से किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासन अभिप्रेत है। संविधान के अनुच्छेद 239, ये आप वर्ड याद रख लीजिएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका मतलब समझते हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण की प्रणाली से अभिप्रेत है। मतलब राशन कार्ड के माध्यम से जो भी आवश्यक व्यक्ति है उनको उचित कीमत पर आवश्यक वस्तु देने का जो ये प्रणाली है उसको लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा गया है। फिर अगला है सतर्कता समिति। सतर्कता समिति से इस अधिनियम के अधीन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए धारा 29 के अधीन गठित कोई समिति है। मतलब इसके अंतर्गत जो भी कार्य होगा उसका पर्यवेक्षण करने के लिए जो समिति बनाया जाता है धारा 29 के अंतर्गत, उसको सतर्कता समिति कहा गया है। फिर आखिरी है उन शब्दों और पदों के जो इनमें परिभाषित नहीं है। ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई पद जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है उसको क्या मानेंगे, इसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे परिभाषित नहीं है, किंतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या किसी अन्य ऐसा अधिनियम जहाँ पे वो परिभाषित है तो वहाँ के परिभाषा के हिसाब से वो वहीं से हम अर्थ ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में है। जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी हम बहुत सारी परिभाषाएं पढ़े थे, तो हो सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उन सारे जो वर्ड है, पद है, उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसकी परिभाषा नहीं बताई गई है। तो हम आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो परिभाषा बताई गई है उसको ही हम समझेंगे, ये यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, अब अगला है अध्याय 2। अध्याय 2 का जो टॉपिक है, जो नाम है, वो है, शीर्षक है खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध। धारा 3 से लेकर धारा 7 तक अध्याय 2 में रखा गया है। अब हम देखते हैं धारा 3 में क्या है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन व्यक्तियों द्वारा सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार। किन किन लोगों को खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है, ये सब हम देखेंगे। ऐसी पूर्वकता प्राप्त गृहस्थी, या जहाँ पे भी प्राप्त गृहस्थी या पूर्वकता प्राप्त गृहस्थी लिखा होगा, सिंपल से मतलब पात्र व्यक्ति आप समझेंगे। ठीक है, का जिसका धारा 10 की, यहाँ पे याद रखेंगे थोड़ा सा, धारा 10 की उपधारा 1 के अधीन पहचान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सहायता प्राप्त कीमतों पर प्रति मास प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, कितना पात्र है, कौन पात्र, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो भी पात्र होंगे, पूर्वोक्तता प्राप्त गृहस्थी मतलब जो भी पात्र होंगे उनको
प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार होगा, जैसे हम सबसे शुरू में हम पढ़े थे, ठीक है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि अंत्योदय परिवार को प्रति माह 35 किलो दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे प्रति परिवार है, अंत्योदय में प्रति परिवार है और नॉर्मल में आपको याद रखना है कि प्रति व्यक्ति है। देखिए, प्रति मास प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्य प्राप्त करने का हकदार होगा जो भी व्यक्ति पात्र होगा। परंतु अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाली गृहस्थी उस सीमा तक जो केंद्र सरकार उक्त स्कीम में से प्रत्येक राज्य के लिए विनिर्दिष्ट करे, मतलब केंद्र सरकार बताएगा अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कीमतों पर प्रति मास प्रति गृहस्थी 35 किलोग्राम 35 केजी। यहाँ पे प्रति गृहस्थी मतलब प्रति परिवार है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। परंतु यह और कि यदि अधिनियम के अधीन किसी राज्य को खाद्यान्नों का वार्षिक आवंटन सामान्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पिछले 3 वर्ष के लिए खाद्यान्नों के औसत वार्षिक कुल क्रय से कम है, मतलब जितना राज्य सरकार के पास होना चाहिए 3 वर्षों का अनुपात उससे अगर कम है तो उसको उन कीमतों पर जो केंद्र सरकार द्वारा अवधारित किया जाए संरक्षित किया जाएगा और राज्यों को अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट खाद्यान्नों का आवंटन किया जाएगा। अगर खाद्यान्नों का समस्या हो जाएगा तो केंद्र सरकार बताएगा कि जो कीमत है और कितना खाद्यान्न आवंटन करना है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि 35 किलो मिलेगा, 5 किलो मिलेगा, उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसका कंडीशन बताया गया है कि अगर कुछ कमी हो गया तो। अगला है उपधारा 1 में निर्दिष्ट पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों की सहायता प्राप्त कीमतों पर हकदारियां ग्रामीण जनसंख्या, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, ग्रामीण जनसंख्या 75% तक और नगरीय जनसंख्या को 50% तक कवर किया जाएगा। ये हमने बहुत पहले ही देख लिया था, ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या को कितना कवर किया जाएगा 75% और नगरीय जनसंख्या को 40%। इसमें हमने देखा था कि नीति आयोग को सिफारिश कर रहा है कि इसको कम किया जाए, ग्रामीण जनसंख्या को 60 और इसको 40 करने का सिफारिश किया गया है यहाँ पे। लेकिन फिलहाल के लिए आप याद रखेंगे कि ग्रामीण जनसंख्या 75% और नगरीय जनसंख्या 50% को कवर किया जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत। अगला है 3 उपधारा 1 के अधीन रहते हुए राज्य सरकार पात्र गृहस्थी के व्यक्तियों को ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जो केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं खाद्यान्नों की हकदार मात्रा के बदले गेहूं का आटा उपलब्ध करा सकेगी, ठीक है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो गेहूं का आटा भी उपलब्ध करवा सकता है जब केंद्र सरकार उसको बोले, केंद्र सरकार विनिर्दिष्ट जब करे। फिर अगला है धारा 4 गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषणाहार सहायता। इसमें हम देखते हैं कि कौन से कंडीशन में मिलता है, इसका ओवरव्यू हमने पढ़ लिया था, आप डिटेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसी स्कीमों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा विरचित की जाए प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली माता, प्रत्येक गर्भवती स्त्री और स्तनपान कराने वाली ऐसी माता है जिसका शिशु 6 माह तक का हो, है ना, यहाँ पे पात्र होंगी। अब पात्रता के हिसाब से हम देखेंगे का है गर्भावस्था और शिशु जन्म के पश्चात 6 मास के दौरान स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से, किसके माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क भोजन, इसके साथ साथ 6,000 रुपये तक की राशि प्राप्त करने का हकदार होंगे, है ना, कम से कम 6,000 रुपये ऐसी किस्तों में जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। अब ये 6,000 रुपये एक मुश्त नहीं मिलेगा, किस्तों में मिलेगा। किस्तों में किस तरीके से मिलेगा, जो केंद्र सरकार तय करेगा। परंतु केंद्र सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में नियमित रूप से नियोजित सभी गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान करने वाली माताएं अथवा वे जिनको तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसा अगर कोई फ़ायदा मिल गया है, अगर किसी स्त्री को या फिर किसी शिशु को ऐसा कोई फ़ायदा मिल गया है, ऑलरेडी ऐसा कुछ फ़ायदा मिल गया है, तो इससे संबंधित फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ है ना, फ़ायदों के हकदार वो नहीं होंगे अगर इस तरीके से ऑलरेडी कुछ फ़ायदा मिल गया है तब। अगला है धारा 5 बालकों को पोषणाहार सहायता।
खंड ख में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक की उसकी पोषणाहार संबंधित आवश्यकताओं के लिए निम्नलिखित हकदारियां होंगी। मतलब बालकों को भी हक होगा। आयु आप याद रखेंगे 14 वर्ष तक के बालकों को। 6 मास से 6 वर्ष तक समूह के बालकों को क्या क्या लाभ मिलेगा? 6 मास से 6 वर्ष तक के आयु समूह के बालकों की दशा में स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से आयु के अनुरूप निःशुल्क भोजन जिससे अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट पोषणाहार संबंधित मानकों को पूरा किया जा सकेगा। ठीक है, अनुसूची 2 में जो भी पोषणाहार लिखा गया होगा वो सब पोषणाहार दिया जाएगा आयु के अनुरूप। 6 मास से 6 वर्ष तक के आयु के अनुरूप बच्चों को भोजन दिया जाएगा और किसके माध्यम से? स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से। अब अगर 6 साल से बड़ा है तो आगे भी दिया गया है, परंतु 6 मास से कम आयु के बालकों के लिए केवल स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाएगा। अगर कोई बालक जो है उसका जो 6 माह से कम है आयु, तो स्तनपान को ही बढ़ावा दिया जाएगा। भोजन की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, स्तनपान को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है कक्षा 8 तक के अथवा 6 से 14 वर्ष के आयु। कक्षा 8 तक की या तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के बीच के बालकों की दशा में इनमें से जो भी लागू हों स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यालय अवकाश दिनों को छोड़कर, जब छुट्टी रहेगा उस दिन को छोड़कर, प्रत्येक दिन एक बार निःशुल्क दोपहर का भोजन दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने ये देखा कि आंगनबाड़ी के माध्यम से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाएगा और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालयों के माध्यम से निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय तथा आंगनबाड़ी में भोजन पकाने, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, परंतु नगरीय क्षेत्रों में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भोजन पकाने के लिए केंद्रीकृत रसोई घरों की सुविधाएं होंगी। जहां कहीं अपेक्षित हो वहां पे केंद्रीकृत रसोई घर बनाई जाएंगी। फिर अगला है धारा 6, बालक कुपोषण का निवारण और प्रबंधन। राज्य सरकार स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से, किसके माध्यम से? आंगनबाड़ी के माध्यम से। राज्य सरकार स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से ऐसे बालकों की जो कुपोषण से ग्रस्त हैं पहचान करेगा। पहले तो कुपोषण से ग्रस्त बालकों की आंगनबाड़ी के माध्यम से पहचान कराया जाएगा और उसके बाद उनको निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, धारा 6 में इसके बारे में लिखा हुआ है। फिर अगला धारा है धारा 7, हकदारियों के आपन के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन। मतलब जो भी हकदार होंगे उसके लिए चलाए गए स्कीमों के बारे में बताया गया है। राज्य सरकारें मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत में हिस्सा बांटने सहित ऐसी स्कीमों का जिसके अंतर्गत धारा 4, धारा 5 और धारा 6 के अधीन हकदारियाँ आती हैं, ऐसी रीति में कार्यान्वयन करेंगी जो केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाएगी। मतलब कौन सा काम राज्य सरकार करेगा, कौन सा काम केंद्र सरकार करेगा, इनके बीच जो हिस्सेदारी होंगी ये भी तय कौन करेगा। इसके कार्यान्वयन कौन सा कार्यान्वयन कौन करेगा, कितना कितना हिस्सा किसको किसको मिलेगा, किसको राज्य सरकार को मिलेगा, किसको केंद्र सरकार को मिलेगा, ये सब जो है केंद्र सरकार द्वारा विहित, मतलब केंद्र सरकार ही तय करेगा। फिर अगला अध्याय खाद्य सुरक्षा भत्ता। धारा 8 को अध्याय 3 में रखा गया है। धारा 8 क्या है? कतिपय का मतलब होता है कुछ दशाओं में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार। मतलब खाद्य सुरक्षा भत्ता कैसे मिलेगा इसके बारे में बताया गया है। अध्याय 2 के अधीन हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न या भोजन की हकदार मात्रा का प्रदान न किए जाने की दशा में, अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है कि भोजन या खाद्यान्न नहीं मिल पाता, तो ऐसे दशा में जो है भत्ता दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति संबंधित राज्य सरकार से, किससे? राज्य सरकार से ऐसे खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे जिसका कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से संदाय किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएं। केंद्र सरकार बताएगा कि कौन से व्यक्ति को कब कितना पैसा देना है, लेकिन पैसा कौन देगा? राज्य सरकार। भत्ता कौन देगा? राज्य सरकार। भत्ता देने का कंडीशन क्या है? अगर खाद्यान्न और भोजन की आपूर्ति उन लोगों को नहीं होता तो उनको भत्ता मिलेगा।
तो आज के टॉपिक में हमने इतना कुछ डिस्कस किया। अब हम देखेंगे आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न। ऐसे प्रश्न पहले हम देखेंगे जो पहले हुए फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, उसका स्क्रीनशॉट हमने अटैच किया हुआ है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शिकायत निवारण तंत्र का उल्लेख कौन से अध्याय में है? तो मैंने शुरू में ही बताया था, इसको याद रखना। अध्याय 7 में इसका उल्लेख है, शिकायत निवारण तंत्र का। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फिर अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में से किस समूह के बालकों को पोषणीय सहायता देने का प्रावधान है? तो हमने देखा था 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के समूह को, ठीक है। ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के समूह के बालकों को, ठीक है। यहाँ पे बालकों को लिखा हुआ है ना, तो 6 से 14 वर्ष तक के आपको याद रखना है। अगला है, पूर्विका प्राप्त गृहस्थियों के संबंध में क्या सही नहीं है? वैसे ये धारा 10 में जब आगे डिटेल पढ़ेंगे तो उसका और डिटेल मिल जाएगा, लेकिन पूर्विका प्राप्त गृहस्थी के बारे में आज हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने अटैच कर दिया है। यहाँ पे क्या क्या सही है ये मैं आपको बताता हूँ। पूर्विका प्राप्त गृहस्थों की पहचान के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने का उल्लेख धारा 10 में है, ये सही है। ये मार्गदर्शी सिद्धांत राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएं, ये भी सही है। राज्य शासन को 365 दिन से अधिक अवधि में मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसे प्राप्त गृहस्थियों को पहचान करेगा। तो ये जो 365 दिया है वो 180 दिन है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है सी, ये गलत होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए अभी आप ये 1-2 पॉइंट यहीं से याद रख लो। फिर अगला है, राज्य सरकार ऐसे बालकों की जो कुपोषण से ग्रस्त है पहचान करेगी आंगनबाड़ी के माध्यम से। हमने देखा कि सबसे पहले आंगनबाड़ी के माध्यम से पहचान किया जाएगा, उसके बाद उनको निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे द्वारा बनाए गए वो हम डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास से संबंधित। क्वेश्चन पहला है, सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को कब अधिसूचित किया? ऑप्शन ए सही जवाब है, 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए कितने % ग्रामीण और कितने % शहरी आबादी को कवर किया जाएगा? तो हमने देखा 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को कवर किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। फिर अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के कितने हिस्सों को कवर करता है? 67%। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अंत्योदय परिवार की खाद्यान्न पात्रता क्या है? अंत्योदय परिवार की खाद्यान्न पात्रता है 35 किलो प्रति माह प्रति परिवार। ये चीज़ आपको याद रखना है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम कितने रुपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 6,000 रुपये का जो लाभ है वो प्राप्त करने का हकदार है। हकदारी के खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं। ये कथन सही है गलत? तो ये कथन सही है। और ये भत्ता कौन देगा? अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो ये भत्ता जो है वो राज्य सरकार देता है। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कुल कितने अध्याय हैं? टोटल 13 अध्याय हैं, जिसमें से आज हमने अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 को कवर किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस अध्याय में खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान है? अध्याय 3 में है खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान। फिर अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस अध्याय में महिला सशक्तिकरण का प्रावधान है? अध्याय 6 में मैंने इसको बताया था, आप अच्छे से याद रख लेना, पूछा जा सकता है। अध्याय 6 में महिला सशक्तिकरण का प्रावधान है। किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत है, धारा 1 में बताया गया। धारा 1 के उपधारा 2 में इसका विस्तार बताया गया और धारा 1 की उपधारा 1 में इसका नाम बताया गया था कि इस धारा का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है।
फिर अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस धारा में परिभाषा का उल्लेख है। धारा 2 में हमने पूरा परिभाषा पढ़ा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के धारा 2 के अंतर्गत खाद्यान्न से अभिप्रेत है, मतलब खाद्यान्न का क्या मतलब है, किस किस को रखा गया है, तो चावल को रखा गया है, गेहूँ को रखा गया है, मोटा अनाज रखा गया है, और इसका संयोजन भी मतलब संयोजित जो प्रोडक्ट होगा इसको भी रखा गया है। तो उपरोक्त सभी जो है सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला है पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी के प्रत्येक व्यक्ति लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकार से कितनी खाद्यान्न प्राप्त करने का हकदार होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, प्रति मास 5 किलो प्रति व्यक्ति। ठीक है, हर महीने 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसका जो अगला सीरीज़ आएगा वो आपको पेड क्लासेस में हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ही मिलेगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में क्लास कैसे ख़रीदना है उसका डिटेल आपको मिल जाएगा, और जो नंबर दिए गए 9399958991 कि इसमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, टेलीग्राम भी नंबर है, और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं अधिक जानकारी अगर आप लेना चाहें तो कंप्लीट पैकेज आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।